राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर से आप सबसे चर्चा करने के लिए प्रद्योत गुरुकुल में उपस्थित हूं। ठीक है, चलिए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आए हैं। कल हमने चर्चा की थी भाषा विज्ञान पर। भाषा विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और भाषा विज्ञान से आने वाले प्रश्न विद्यार्थियों को बहुत कठिन लगते हैं और भाषा विज्ञान के प्रश्न अधिकांशतः गलत भी होते हैं। और जब आप किसी अच्छी परीक्षा का इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो जो इंटरव्यू लेने वाले साक्षात्कारकर्ता होते हैं वो भाषा विज्ञान से प्रश्न अवश्य पूछते हैं। तो भाषा विज्ञान की जानकारी हर विद्यार्थी को नहीं होती है। एमए में पाठ्यक्रम में लगा हुआ भाषा विज्ञान यूजीसी नेट में या असिस्टेंट प्रोफेसर में या टीजीटी पीजीटी में कुछ हिस्सा उसका रखा रहता है। तो उस सब को तैयार करने के लिए आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आते हैं हम। 20 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्नों की एकदम सुंदर व्याख्या होगी और उसके आधार पर मिलने वाला कंटेंट आपकी परीक्षा के लिए नंबर 1 साबित होने वाला है। ठीक है, तो नंबर 1 कंटेंट के साथ हम भाषा विज्ञान की दूसरी क्लास पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। चलिए सीधे सीधे जुड़ते हैं प्रश्नोत्तरी से। ठीक है, आप सभी साथी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जोड़ लिया करें, शीघ्रता से शेयर कर दिया करें, बता दिया करें साथियों को। वैसे क्लास 8:30 बजे से रहती है, लेकिन फिर भी आप कुछ लोग ऐसे होते हैं इंतज़ार करते हैं कि भाई मैसेज आएगा किसी का तब बताएंगे, तब पढ़ेंगे, तब जुड़ेंगे। तो सब लोग जुड़ जाएंगे और जो जुड़ जाएंगे उन्हें लाभ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आपने पढ़े होंगे, कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपको नए सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम विद्यार्थी हैं, हमें सीखना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में कुछ ऐसे आ जाएं जो आप लोगों ने न पढ़े हों। चलिए पहले प्रश्न पर बात करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न है, ये देखो भाषा विज्ञान पर आधारित दूसरी प्रश्नोत्तरी है, नंबर 1 कंटेंट के साथ है और अब तक हमने 24 प्रश्नोत्तरी आपको दे दी हैं। ये 25वीं प्रश्नोत्तरी है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है? असंगत है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से असंगत पूछा गया है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोसूर हैं। दक्षिणी हिंदी की लिपि फारसी है। हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, 4 तथ्य हैं इसमें, 4, और चारों परीक्षा के लिए रामबाण हैं। चारों परीक्षा के लिए रामबाण हैं और चारों परीक्षा में आए हुए हैं और बार बार आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो इसमें हम समय नहीं देंगे, आप बस उत्तर देते चलिए, ए बी सी या डी। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक सोसूर को कहा जाता है, ये बिल्कुल संगत तथ्य है। ठीक है, दक्षिणी हिंदी की लिपि फारसी है। दक्षिणी हिंदी की लिपि कैसी है? फारसी है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस बात को आप। ये बिल्कुल कैसा है? बिल्कुल संगत है। हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी के प्रहरी। ठीक है, हिंदी के प्रहरी कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये 3 तथ्य संगत हो गए। अब तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। चौथा क्या बचा? वो बचा असंगत। अब देखो, अब ये है भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। जी नहीं, ये असंगत है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास नहीं है। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है और बहुत महत्वपूर्ण है। और श्याम सुंदर दास का हमने कल आपको बताया था, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है ये। साहित्यालोचन, साहित्यालोचन आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है, लिख लो ये। ठीक है, ये देखो, अब आपको 5 तथ्य मिले। पहले प्रश्न का डी विकल्प सही है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, चलो ये तो निर्णय आप करेंगे कि प्रश्न कैसा है। हम तो अपने मुंह से यही कहेंगे कि बढ़िया है। हम तो सोचकर यही लाते हैं, यही सोचकर बनाते हैं कि प्रश्न बढ़िया हो। ठीक है, आपको सीखने को भी मिले और आपकी परीक्षा में भी लाभ पहुंचाए। अब बाकी निर्णय आपके हाथ में है। सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द। दूसरा प्रश्न फिर से सुमेलित पर आ गया, सुमेलित नहीं है। बताइए, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी,
हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास डॉक्टर हरदेव बाहरी, हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी। चारों ग्रंथ हैं, ये रचनाकार हैं और चारों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पुरानी हिंदी ये ग्रंथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है, बिल्कुल संगत है, ठीक है, इस पर हम सही का टिक करे दे रहे हैं। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है, ये भी बिल्कुल संगत है, ठीक है, सही का टिक कर दिया। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास डॉक्टर हरदेव बाहरी ने नहीं लिखा है, अर्थात सी विकल्प सही हो गया दूसरे प्रश्न का। और डी विकल्प हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तीन तो आपको पता चल गए। पुरानी हिंदी किनका ग्रंथ है, बहुत आया है परीक्षाओं में, पुरानी हिंदी किनका ग्रंथ है बताइए, किनका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। हिंदी व्याकरण किनका है, कामता प्रसाद गुरु का। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ये किनका है, ये है उदय नारायण तिवारी का, ठीक है, ये किनका है, उदय नारायण तिवारी का ग्रंथ है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पूछा गया है, पूछा जाता है, ठीक। और ये हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का। और हरदेव बाहरी की बात करें, हरदेव बाहरी के ग्रंथ की बात करें तो यहाँ लिखे दे रहे हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है, हरदेव बाहरी का हिंदी अर्थ विज्ञान, ठीक है, हिंदी अर्थ विज्ञान, ये भाषा विज्ञान से संबंधित सारे ग्रंथ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हिंदी अर्थ विज्ञान किनका है, डॉक्टर हरदेव बाहरी का, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, ये भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको ये सब पता लग गए, दूसरा प्रश्न हो गया कंप्लीट। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये देखो, ये आया ना प्रश्न, एकदम बहुत शानदार प्रश्न, स्क्रीन पर दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, ये लो भाई, ये लो, बस। चलो साहब, ये बताइए, इसमें बताओ, चलो बताइए, माता शब्द में कितने श्रृंग हैं, माता शब्द में कितने श्रृंग हैं, माता शब्द में कितने श्रृंग हैं बताओ। भाषा विज्ञान की क्लास है, भाषा विज्ञान, ठीक है। तो भाषा विज्ञान में ये श्रृंग जानते हैं आप, ये श्रृंग क्या है, ठीक है, हम बस ये जानना चाह रहे हैं, ये आप जानते हैं तो आप कमेंट करके बताएं श्रृंग क्या है, भाषा विज्ञान में श्रृंग क्या है और माता शब्द में कितने श्रृंग हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1 है, बताओ A, B, C या D। तीसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है बताओ, तीसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, A सही है, B सही है, कौन सा सही है बताओ। चलो तीसरे प्रश्न का कौन सा सही है बताओ भाई, बताओ। चलो ये सही है, ए सही है। अब ए सही कैसे है, अब बताइए ए सही कैसे है। देखो भाषा विज्ञान में जब कोई शब्द बोलते हैं, लिखते हैं, तो हर शब्द में क्या होता है, स्वर और व्यंजन होते हैं। जिन शब्दों में स्वर और व्यंजन होते हैं तो उनमें श्रृंग और गर्त होता है। अब ये जो श्रृंग और गर्त है ये क्या है, देखो श्रृंग को हम चोटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चोटी। श्रृंग को हम शिखर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शिखर। अर्थात जो ऊपर रहता है वो श्रृंग। और आप भाई ऐसे तो जानते ही हो श्रृंग का अर्थ सींग, और सींग कहाँ होता है, ऊपर, खरगोश के सींग देखें तो क्या है, श्रृंग का अर्थ क्या है, चोटी या शिखर। श्रृंग का अर्थ क्या है, चोटी या शिखर, ठीक है। चाहो तो यहाँ एक शब्द और लिख लो, शीर्ष, ये हो गया काय का अर्थ, श्रृंग का। और गर्त का अर्थ क्या होता है ये भी जान लीजिए, गर्त का अर्थ होता है गह्वर, गह्वर, ठीक है,
या घाटी, गह्वर या घाटी। गर्त का अर्थ क्या होता है? गहवर, गड्ढा। गर्त का अर्थ क्या होता है? गड्ढा। ठीक है, तो अब देखो जब कोई शब्द उच्चारित करते हैं तो उस शब्द में कुछ ध्वनियां शीर्ष पर रहती हैं और कुछ ध्वनियां गर्त पर रहती हैं। गर्त का मतलब गड्ढे में, कुछ ध्वनियां शीर्ष पर। अब जैसे पर्वत होता है, पर्वत, तो पर्वत बहुत ऊंचा और उसके बाद फिर गर्त, ठीक, फिर उसके बाद फिर पर्वत ऊंचा, तो इस तरह से बनता है। यहाँ पर हम देखो इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रृंग और गर्त को समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से हमने चले, ये लो, यहाँ से चले, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और ऐसे। अब देखो, अब आपको ये दिख रहा है, यहाँ से ये नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे, ऐसे बढ़ता चला गया है। ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर कर लें। अरे भाई, चला गया, श्रृंग और गर्त चला गया। चलो, इतना ही स्पेस है इसमें, ध्यान नहीं दिया। चलो यहाँ बनाए दे रहे हैं नया, ठीक है, ऐसे, ठीक। यहाँ से हमने शुरू किया, ये गया, ये गया, ये गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, यूँ चलता जाएगा। अब देखिए ये है म, ठीक, हलंत लगा हुआ है, पहले सबसे पहले म, फिर ये है यहाँ पर आ, क्या लिखा जाएगा? आ, ठीक, ये देखो, फिर म, फिर आ, वो सॉरी, यहाँ त, यहाँ क्या होगा? त, यहाँ पर होगा त, ठीक, ये ठीक, म आ त आ। कहने का आशय ये है कि जब हम उच्चारित करते हैं तो जिन ध्वनियों पर जोर पड़ता है, जो ध्वनियाँ शीर्ष पर रहती हैं, वो होती हैं श्रृंग। अर्थात हमेशा स्वर जो होता है वो श्रृंग होता है, ठीक, स्वर, और व्यंजन होता है वो गर्त होता है। व्यंजन क्या होता है? गर्त। अब स्वर, अब देखो ये ऊपर आ, और यहाँ ऊपर आ, यहाँ नीचे म, यहाँ नीचे त। अब ये जो ऊपर की स्थिति है ये है श्रृंग, ये ऊपर क्या है? ये है श्रृंग, और ये नीचे है जो, ये है गर्त। ये क्या है? गर्त। तो 1 2 श्रृंग कितने हुए? 2, और गर्त यदि पूछे जाए इसमें तो गर्त कितने हुए? 2। कहने का मतलब ये है 2 व्यंजन हैं और 2 स्वर हैं, ऐसे समझ लो। 2 व्यंजन हैं और 2 स्वर हैं, और जो स्वर होते हैं वो श्रृंग होते हैं, और जो व्यंजन हैं वो क्या है? गर्त हैं। अब ध्यान ये रखेंगे कि जो श्रृंग होता है, जितने श्रृंग होते हैं उतने ही अक्षर माने जाते हैं किसी शब्द में। जितने श्रृंग होते हैं उतने ही अक्षर माने जाते हैं। अब देखो कितने श्रृंग हैं? 1 2। अब माता शब्द में अक्षर पूछे जाएं तो माता शब्द में 2 अक्षर हुए। कितने हुए? 2। कैसे? क्योंकि इसमें 2 श्रृंग हैं, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब मेरे हिसाब से आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया श्रृंग और गर्त। आप किसी भी शब्द का श्रृंग और गर्त निकाल सकते हैं, ठीक है। श्रृंग और गर्त आप किसी भी शब्द का निकाल सकते हैं, ठीक। चलें आगे।
स्वर होंगे शीर्ष पर, व्यंजन होंगे गर्त में। ये है चोटी, ये है गर्त, ये है चोटी, ये है गर्त, ठीक है, ये श्रृंग गर्त। बहुत बढ़िया जानकारी। हम पढ़ नहीं रहे हैं वैसे इसे और अच्छे से और आप ज़्यादा पढ़ते, लेकिन समय है भाई, प्रश्न करने हैं हमें, समय की पाबंदी है, समय बलवान है। चौथा प्रश्न है, चलते हैं भाई बिना किसी देर किए। अधर, ठीक, अधर बताओ, ये हो गया अधर। बैल, बैल बताइए। बैल के बाद पशु, गधा, उल्लू आदि शब्दों का क्या हुआ है? अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थापकर्ष। बहुत शानदार प्रश्न है। एक शब्द में हमने एक प्रश्न में कई शब्द ले लेते हैं, और यदि हम एक बार में एक ही प्रश्न रखें, एक ही शब्द रखेंगे ना, तो फिर क्या रहेगा कि आपको कम जानकारी मिल पाएंगी, ठीक है, कम उदाहरण मिल पाएंगे। 1 2 3 4 5 परीक्षा में इतने शब्द देगा कोई, अच्छा हुआ एग्जामिनर तो एक से अधिक शब्द दे देगा, लेकिन अधिकांशतः परीक्षा में एक ही शब्द आता है। अब उन्होंने पूछ लिया गधा का क्या हुआ है, ठीक है, या उल्लू का क्या हुआ है, पशु का क्या है, बैल का क्या है, अधर का क्या है। तो इन सब में अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश या अर्थापकर्ष, कल हमने बता दिया था कि जब किसी शब्द का अर्थ बढ़ता है, विस्तार होता है, तो वो अर्थ विस्तार होता है, घटता है तब संकोच होता है, बदल जाता है तो क्या होता है, अर्थादेश, और अर्थापकर्ष होता है मतलब अपकर्ष हो जाए, अर्थ का बुरा अर्थ बन जाए, ठीक है। तो इसमें ए विकल्प सही है, अर्थ विस्तार हुआ है। अर्थ विस्तार कैसे हुआ है? अधर का अर्थ होता था नीचे का ओठ, नीचे का ओष्ठ, ठीक है, नीचे का ओष्ठ होता था, उसे कहते थे अधर। लेकिन वर्तमान समय में इस शब्द का क्या हो गया, अर्थ विस्तार हो गया। अब इसे कोई भी ओष्ठ, अब इस अधर का अर्थ क्या हो गया, ओष्ठ। अब ओष्ठ का मतलब जो नीचे का ओष्ठ है वो भी, और ऊपर का ओष्ठ है वो भी, तो इसका अर्थ बढ़ गया। पहले सिर्फ एक ओष्ठ के लिए था, इसके लिए, अब ये इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए हो गया, ठीक है, तो इसका अर्थ बढ़ गया, ठीक। अब है बैल। बैल पहले किसके लिए था? गाय, और गाय का जो बैल होता था उसके लिए। बैल एक पशु, लेकिन अब वो पशु के साथ साथ इसका अर्थ क्या हो गया, मनुष्यों से कह देते हैं कि वो तो बैल है, ठीक है। मूर्ख, मूर्ख होता है कोई कम बुद्धि का होता है, ठोस बुद्धि का होता है, ठस बुद्धि का होता है, ठीक है, तो उसे क्या कह देते हैं, बैल है। यही स्थिति पशु के साथ है। पशु का अर्थ स्वयं पशु में था तो एक छोटा अर्थ था, अब पशु मूर्ख को भी कहते हैं, इन सब का अर्थ मूर्ख है, ठीक है, सामान्यतः मूर्ख ही माना जाता है। उल्लू, मूर्ख, अर्थात ये पक्षी था, पहले इसका अर्थ सिर्फ एक उल्लू पक्षी था, लेकिन अब किसी से कहो अरे वो तो उल्लू है, उल्लू। अब अध्यापक भी बच्चों से बहुत से अध्यापक कह देते हैं उल्लू, उल्लू का पट्टा, गधा, मूर्ख, बैल, ठीक है, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। जब भी आप शिक्षक बन जाएं तो कभी भी किसी स्टूडेंट से गधा न कहें, उल्लू न कहें, बैल न कहें, पशु न कहें, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें। तो ये क्या हो गया, ये अपने अपने अर्थ को व्यक्त कर रहे थे, अब इनका अर्थ दूसरा अर्थ ये भी हो गया, तो इसका अर्थ हो गया बड़ा, इसलिए ये हो गया अर्थ विस्तार, ठीक, समझ गए होंगे। पांचवा प्रश्न, ये देखिए, चलिए पांचवा प्रश्न चलो पांचवा प्रश्न देखते हैं। मुग्ध शब्द में क्या हुआ है? मुग्ध शब्द में क्या हुआ है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे आप थोड़ा सा बताइए, इसे आपको थोड़ा सा बताना चाहिए। ए, बी, सी या डी, मुग्ध शब्द में क्या हुआ है? इसका उत्तर आप बताइए। मुग्ध शब्द में क्या हुआ है, बताइए क्या हुआ है मुग्ध शब्द में? मुग्ध शब्द काय का उदाहरण है? ए, बी, सी या डी, शीघ्रता से बताओ। ये तो हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, थोड़ा समय इस प्रश्न पर देंगे। मुग्ध शब्द बहुत बढ़िया उदाहरण है, काय का उदाहरण है, ठीक है। कमेंट करके शीघ्रता से बता दीजिए हमें भाई, हम भी देखना चाह रहे हैं कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है। मुग्ध शब्द काय का उदाहरण है?
बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। काय का उदाहरण है, बोलो। ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न बताओ कौन सा है, ए बी सी या डी। चलो अब हम ही बताए दे रहे हैं, सी है। कौन सा है, सी। अब सी क्यों है, अब सी क्यों है इसमें से, ये चार दिए हुए, इन चार में से सी क्यों है। अर्थादेश, अर्थादेश का मतलब होता है एक अर्थ के स्थान पर दूसरा अर्थ आ जाए। एक अर्थ के स्थान पर जब दूसरा अर्थ आ जाए तो वहाँ होता है अर्थादेश। वहाँ पर क्या होता है, अर्थादेश। तो अर्थादेश हुआ है इसमें। अब वो कैसे हुआ है, अब बताओ। चलो, जो मुग्ध शब्द है, मुग्ध, इसका अर्थ था, पहले अर्थ था इसका मूर्ख। कितना, मूर्ख। अब देखो, अब जो मुग्ध शब्द है इसका अब वर्तमान में अर्थ है मोहित होना। क्या है, मोहित होना। ठीक है, तो अब देखो अर्थ, पूरा अर्थ बदल गया। कहाँ मूर्ख अर्थ को संबोधित कर रहा था और अब काय को हो रहा है, मोहित होना। तो इस अर्थ के स्थान पर ये अर्थ आ गया, अर्थ बदल गया, इसलिए यहाँ पर हुआ अर्थादेश। अब यहाँ देखो, अर्थादेश के साथ दूसरी प्रोसेस भी चल सकती है। यहाँ अर्थादेश विकल्प में था इसलिए हमने अर्थादेश बता दिया। अब दूसरा क्या हो सकता है, यदि पहले पुराने अर्थ की अपेक्षा नया अर्थ अच्छा है तो होगा अर्थोत्कर्ष। ठीक है, तो क्या होगा, अर्थोत्कर्ष। और पुराने अर्थ की अपेक्षा नया अर्थ खराब है, ठीक है, तो होगा अर्थापकर्ष। अर्थापकर्ष। अब बताइए इस अर्थ में क्या हुआ है, पहले मूर्ख था, अब है मुग्ध होना। तो ये अर्थ अच्छा था या ये अर्थ अच्छा था, हमारे हिसाब से इसकी अपेक्षा ये अर्थ अच्छा था। अब ये अर्थ अच्छा है, अच्छा हो गया, पहले बुरा अर्थ था इसका, अब हो गया अच्छा, तो हुआ उत्कर्ष। क्या हुआ, उन्नति हो गई इस शब्द की। तो इस मुग्ध शब्द में अर्थोत्कर्ष भी है, मुग्ध शब्द में अर्थोत्कर्ष भी है। यदि विकल्प में अर्थोत्कर्ष होता यहाँ तो फिर अर्थोत्कर्ष भी सही करना पड़ता। ठीक है, इसलिए यहाँ अर्थोत्कर्ष नहीं लिखा है। ठीक, और ये अर्थादेश है इसलिए ये हो गया, और दोनों होंगे तो फिर दोनों आप करेंगे, अ और ब दोनों। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। गवेषणा में हुआ है, गवेषणा में हुआ है, बहुत शानदार प्रश्न है ये, बहुत पूछे गए हैं परीक्षाओं में। गवेषणा में क्या हुआ है, अर्थ विस्तार, अर्थोत्कर्ष, उपर्युक्त दोनों, और अर्थ अपकर्ष। अर्थापकर्ष का मतलब अर्थ अपकर्ष। बताओ गवेषणा में क्या हुआ है, गवेषणा में क्या हुआ है, ए बी सी या डी। गवेषणा में क्या हुआ है बताओ। अब देखो, हम गवेषणा का अर्थ बताते हैं पहले आपको, तब आप बता देंगे अपने आप के हुआ क्या है। गवेषणा का अर्थ क्या है, पहले क्या था, प्राचीन अर्थ गवेषणा का था गाय ढूंढना। क्या था, गाय ढूंढना। ठीक है, और अब वर्तमान में गवेषणा का अर्थ क्या है, अब वर्तमान काल में गवेषणा का अर्थ क्या है, वर्तमान समय में है अनुसंधान करना या खोज करना। ठीक है, अनुसंधान या खोज करना। अब देखो, खोज करना, अब किसी भी चीज की खोज कर रहे हो, अनुसंधान किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। तो अब इसका अर्थ बड़ा हुआ कि छोटा। पहले केवल गाय को खोजा जाता था, अब कोई नई बात खोज रहे हो तो वो सब गवेषणा, तो अर्थ हो गया बड़ा, केवल गाय नहीं बची। तो अब ये हो गया क्या, अर्थ विस्तार। ठीक, अब दूसरी स्थिति, पहले ये इसका अर्थ था कैसा, अच्छा था, लेकिन इससे भी अच्छा अर्थ ये हो गया, तो इसका उत्कर्ष हो गया, मतलब अनुसंधान के लिए प्रयुक्त हो रहा है, खोज करना, किसी भी चीज की खोज करना, वैज्ञानिक खोज करना। ठीक है, नए नए आविष्कार करना, तो इसका अर्थ अच्छा हुआ, तो यहाँ उत्कर्ष भी हो गया।
अब जब ये और ये दोनों हो गए तो उपर्युक्त दोनों वाला विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही है। समझ में आया या नहीं आप बता दीजिए। ठीक है, छठा प्रश्न हो गया। चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। ठीक, चलो भाई 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 7वां प्रश्न देख लो। ठीक, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सभी साथी जुड़े रहें, और जो जुड़े रहेंगे हमें विश्वास है जरूर लाभ पाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है लर्निंग, सबसे बड़ा चीज़ होता है अधिगम। ठीक, और यदि हम अधिगम पर जोर देते हैं, सीखने पर जोर देते हैं, तो समझ लीजिए लक्ष्य नौकरी पीछे पीछे आती है। जब नौकरी के पीछे भागोगे तो नौकरी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, अधिकांशतः नहीं मिलेगी। लेकिन जब योग्यता के पीछे भागोगे तो आपके पास नौकरी भागती हुई आएगी कि ये योग्य है, इसने बहुत मेहनत की है, इसी के पास चलते हैं। जैसे लक्ष्मी आती है मेहनत करने वालों के पास, ऐसे नौकरी आती है मेहनत करने वालों के पास। ठीक है, जुगुप्सा शब्द का अर्थ था और है। जुगुप्सा शब्द का अर्थ था और है, बताओ ए बी सी या डी। ये जुगुप्सा तो आपने पढ़ा ही है, कौन से वर्ष का स्थायी भाव है बताओ कमेंट करके। जुगुप्सा इसका अर्थ कौन सा था और कौन सा है? पालन करना, छिपाना, व्यक्त करना और घृणा, प्रेम और घृणा, उपर्युक्त सभी। ए विकल्प सही है। पहले इस जुगुप्सा का अर्थ होता था पालन करना या छिपाना, और वर्तमान में इसका अर्थ है घृणा। ठीक है, अब हम पूछें कि इसका क्या हुआ, पहले अच्छा था अर्थ या अब अच्छा है? अब अच्छा है या पहले अच्छा है? पालन करना अच्छा था या घृणा अच्छा है? तो घृणा अच्छा नहीं है, तो ये अर्थ कैसे आया? नीचे को। अब नीचे को आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? काय का उदाहरण मानेंगे, अर्थापकर्ष। अर्थापकर्ष, अपकर्ष, अर्थ अपकर्ष, अर्थापकर्ष का उदाहरण हो गया। और ये अर्थ अच्छा होता तो अर्थोत्कर्ष। ठीक, समझ पा रहे होंगे। चलिए ये देखो, देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल। प्रश्न है 8वां, है शानदार, इम्पोर्टेंट। ठीक है, बताइए, उत्तर दीजिए। संख्यावाचक 100, ठीक है, 100 की संख्या के लिए प्रयुक्त है। क्या है बताओ? शतम, शतम, केंटुम, उपर्युक्त सभी। ए बी सी या डी। शतम के लिए बताओ कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है 100 के लिए? 100 के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? ए या बी या सी? बताओ कौन सा, या डी? तीनों प्रयुक्त हैं या एक है या दोनों? बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक पॉइंट में आपको 3 तथ्य मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3। शतम का अर्थ 100, शतम का अर्थ 100, केंटुम का अर्थ 100, अर्थात उत्तर सही हुआ डी। कौन सा सही हुआ? डी। ये काय में है? शतम। संस्कृत में, संस्कृत भाषा में शतम के लिए, इस शतम को संस्कृत भाषा में 100 कहते हैं। ये शतम अवेस्ता, कौन सी भाषा में? अवेस्ता। अवेस्ता भाषा में इस तरह से शतम लिखेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? 100। और केंटुम या केंतुम, ये कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। ये कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में केंटुम को 100 कहेंगे। लैटिन भाषा के केंटुम शब्द का अर्थ 100, अवेस्ता भाषा के शतम शब्द का अर्थ 100, संस्कृत भाषा के शतम शब्द का अर्थ 100। ये हिंदी का नहीं है, ध्यान रखना, ये अवेस्ता का है, ये हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का है, ये लैटिन का है। इन तीनों का ये अर्थ 100 है। ये है नंबर 1 कंटेंट। ठीक है, ये कंटेंट आपको एकदम नया कंटेंट और बढ़िया कंटेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न वैसे ये प्रश्न आया है कई बार, केंटुम का अर्थ क्या है? केंटुम का अर्थ क्या है? ठीक है, ये आया तो केंटुम का अर्थ क्या है? 100। लेकिन केंटुम के साथ साथ हम बात कर रहे हैं काय की हम बात कर रहे हैं भाषा परिवारों की। भाषा परिवार शतम और केंतुम 2 भागों में बटे, दोनों का अर्थ यही है।
चलिए 8वां हो गया। चलो भाई बढ़ लो, ये हो गया 9वां। चलो आ जाओ, ये 9वां, ये प्रश्न 9वां आपकी स्क्रीन पर है। बहुत शानदार प्रश्न है। चलो भाई देख लो भाई, 9वां प्रश्न देख लो आप। बहुत देर हो गई। सही आ रही है वीडियो, आपको सही दिख रही है, प्रश्न आपको सही दिख रहे हैं, आवाज़ आपको सही सुनाई दे रही है? बिल्कुल। प्रद्योत गुरुकुल देख रहे हैं। जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में, समष्टि का मतलब होता है समूह, समष्टि और व्यष्टि, ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विलोम हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। समष्टि का उल्टा क्या है? व्यष्टि। वो व्यष्टि का उल्टा क्या है? समष्टि। ठीक है, तो समष्टि हम ऐसे कह सकते हैं समग्र, और इसका मतलब एक, इकाई, इसका मतलब एक समूह, समाज। समष्टि समाज को कह सकते हैं, तो व्यष्टि व्यक्ति को कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, जिस हम ध्वनि तो कर रहे हैं, हम बोल ही तो रहे हैं, आप तक पहुंच रही है, आप बोल रहे हैं, हम तक आ रही है, हालांकि आपकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आमने सामने होते हैं प्रत्यक्ष, तो हम एक दूसरे से बोलकर जब विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान, विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान करता है, तब उसको समष्टि रूप में उन सबको एक साथ मिलाकर भाषा कह देते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा साहब दी है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने। ठीक है, बहुत शानदार परिभाषा है, इम्पोर्टेंट है। चलो अब देखते हैं 10वां प्रश्न, स्वन का अर्थ क्या है? तो स्वन का अर्थ क्या है? भाषा विज्ञान में ये प्रश्न बहुत आया है और वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, खूब रिपीट हुआ है, और हो सकता है आपकी परीक्षा में भी रिपीट हो जाए। तो स्वन का अर्थ है ध्वनि। ठीक है, ए विकल्प सही है। चलो 10वां हो गया। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। ठीक है, चलिए ये 11वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये देखो। चलिए 11वां प्रश्न देख लीजिए। चलो क्या है? भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भाषा विज्ञान कहलाता है। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भाषा विज्ञान कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? वाह भाई वाह, कितनी छोटी परिभाषा है और कितनी सुंदर परिभाषा है, कितनी अच्छी परिभाषा है कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान है। भाषा का कैसा अध्ययन? वैज्ञानिक। क्या है? भाषा विज्ञान। क्या याद करना है इसमें? कुछ नहीं। किसने कहा है? सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर नामवर सिंह। बताओ 11वां प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? ए, बी, सी या डी? भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भाषा विज्ञान कहलाता है, ये कहा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। ठीक है, भोलानाथ तिवारी की ये परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब देखते हैं 12वां प्रश्न। ये देखो 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न देख लीजिए क्या है? भाषा विज्ञान की बाइबिल कही जाती है। बहुत बढ़िया, भाषा विज्ञान की बाइबिल कही जाती है। कौन सी पुस्तक? लैंग्वेज, फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा विज्ञान, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी। अब बताइए ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। इसमें मिलेगा आपको 5 सेकंड का समय। ए, बी, सी या डी? भाषा विज्ञान की बाइबल कौन सी है? भाषा विज्ञान की बाइबल कौन सी है? तो भाषा विज्ञान की बाइबल यही है साहब, ए विकल्प, लैंग्वेज। कौन सी है? लैंग्वेज। ये भाषा विज्ञान की बाइबल कही जाती है। अब ये लैंग्वेज है तो आपके मन में प्रश्न ये आना चाहिए कि लैंग्वेज नामक पुस्तक लिखी किसने है? तो इसका उत्तर हम आपको पहले से ही बताए दे रहे हैं, ब्लूमफील्ड। किसने लिखी है? लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ब्लूमफील्ड। ठीक, लैंग्वेज किसने लिखी है? ब्लूमफील्ड ने। अब प्रश्न आपके मन में ये भी आ सकता है कि फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेजेस, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक आपको लिखना है, सिर्फ याद रखना है, ग्रे। ठीक, अब भाषा विज्ञान भी आपके मन में आएगा कि ये किसने लिखा है? तो ये है भोलानाथ
तिवारी। ठीक, अब आपके मन में एक प्रश्न और बचा है, वो ये कि ये भारतीय आर्य भाषा और हिंदी इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इस ग्रंथ के लेखक हैं सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ये हैं इस ग्रंथ के लेखक। ठीक है, ये हैं इस ग्रंथ के लेखक। अब देखो, 4 रचनाएं और 5वां भाषा विज्ञान की बाइबल, एकदम नंबर 1 कंटेंट। बहुत अच्छी रचनाएं हैं, बहुत पूछी जाती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, याद रखेंगे भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण रचनाएं, भाषा विज्ञान की बाइबल लैंग्वेजेस। चलो भाई, अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देख लो 13वां प्रश्न, पहचान कर लो 13वें प्रश्न से। मिल लो भाई 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देख लीजिए, बहुत शानदार। प्रद्योत गुरुकुल देख रहे हैं आप। ठीक, असंगत है, असंगत पूछा गया है, 3 संगत होंगे। इसका मतलब लल्लू लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। बताओ, भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी भाषा कहा। जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा। अपभ्रंश को ड़ कामता प्रसाद गुरु ने कहा। ड़ भाषा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, लल्लू लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है, बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई शक नहीं है, नो शक, बिल्कुल सही कहा है। भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी भाषा कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली को परदेसी भाषा कहा है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है, तो बिल्कुल टकसाली भाषा कहा है, ये भी सत्य है। अब असंगत बचा डी, अपभ्रंश को ड़ भाषा, अपभ्रंश को ड़ भाषा कामता प्रसाद गुरु ने नहीं कहा। अब प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, तो फिर जब इन्होंने नहीं कहा तो फिर किसने कहा? इन्होंने नहीं कहा तो फिर किसने कहा है ड़ भाषा? तो ये कहा है किशोरीदास वाजपेयी ने। किसने कहा है? किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। क्या? ड़ भाषा। ठीक, ये हो गया। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये देखो, शौच, शौच उदाहरण है। शौच शब्द में क्या हुआ? ऐसे ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हमने ज़्यादा रखा है। शौच शब्द में क्या है? अर्थापकर्ष शौच शब्द उदाहरण है। अर्थापकर्ष का, अर्थोत्कर्ष का, अर्थ विस्तार का, इनमें से कोई नहीं। 14वां प्रश्न बताओ। 14वां प्रश्न, शौच शब्द का अर्थ क्या है? शौच शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, बताइए, बताओ। ऐसे ही एक शब्द और है, सहवास। सहवास ऐसे ही है सेम, जो शौच का अर्थ, पहले देखो शौच का अर्थ था पवित्र। शौच का अर्थ क्या था? पवित्र। और अब शौच का अर्थ क्या है? अब है मल त्याग। क्या है? मल त्याग। अब क्या हुआ? पहले ये पवित्र का सूचक था, अब मल त्याग का है, तो ये गंदा अर्थ हो गया इसका, अर्थात ये हो गया अपकर्ष। अर्थ अपकर्ष, ए विकल्प सही है। क्या हो गया? अर्थ अपकर्ष। इसमें क्या हो गया? अर्थ अपकर्ष हो गया साहब। अब दूसरा हमने क्या बताया आपको? सहवास। ठीक है, अब देखो सहवास का पहले अर्थ क्या था? गुरु के समीप रहना, गुरु के समीप। इसका अर्थ था, सहवास शब्द का अर्थ था गुरु के समीप। और अब सहवास का अर्थ क्या है? वासना। ठीक है, वासना। ठीक, तो ये अर्थ निकृष्ट हुआ, इसलिए ये अपकर्ष हो गया इसका। ठीक, चलो, ये हो गया 14वां प्रश्न। अब देखते हैं 15वां प्रश्न।
भर्तृहरि इसे विश्व निबंधनी कहा है। भर्तृहरि ने इसे विश्व निबंधनी कहा है। वाह भाई वाह, बहुत शानदार प्रश्न है। देखो एक आध प्रश्न नया मिले तो घबराया मत करो कि अरे ये तो हमारे सिर से चला गया, अब हम कुछ नहीं जानते। ये सीखो, परीक्षा के लिए सीखो, और वैसे भी सीखो, आपको आना चाहिए, पता लगे। जब अध्यापक बन जाओ तो बच्चे भी कहें और देखने वाला कहे कि हाँ कहीं पढ़ के आया है और है जानकारी इसे। ठीक है, तो भर्तृहरि ने इसे विश्व निबंधनी कहा है। संस्कृत भाषा नीति शतक प्राकृत, जो कल के मनोविज्ञान का उपयोग करेंगे वो भाषा को सही कर देंगे। ठीक है, भर्तृहरि ने भाषा को विश्व निबंधनी कहा है। ठीक है, विश्व निबंधनी का मतलब विश्व को जोड़ने वाली। इसका अर्थ क्या होगा? विश्व को जोड़ने वाली। तो विश्व को जोड़ने वाली कौन है? भाषा। किसने कहा है? भर्तृहरि ने। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो 15वां प्रश्न हुआ। 16वां प्रश्न देख लो। ये लो भाई, वर्णमाला का आ गया। वर्णमाला का आ गया, सबसे सरल टॉपिक, सबसे छोटा टॉपिक वर्णमाला है। चलो इसे तो आप बता ही दोगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, तिवारी नहीं लिखा है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अर्धस्वर में य व के अतिरिक्त इसे भी शामिल, इसे भी रखना चाहते हैं। किसे रखना चाहते हैं? पहला प्रश्न, अर्धस्वर में अधिकांशतः जो प्रश्न आए हैं अर्धस्वर कौन कौन से हैं ये आता है अधिकांशतः। तो आप एक प्रश्न जो आता है सामान्यतः आप लिख लेंगे इसे यहाँ सीधे सीधे, वो प्रश्न में ही हमने लिख रखा है। आप ये मत सोचो कि जो प्रश्न लिखा है वही प्रश्न आएगा परीक्षा में। अरे भाई, कल भी हमने बताया था कि हमारे प्रश्नों में से ही प्रश्न और उत्तर सब मिल जाएंगे आपको। ये प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी ने अर्धस्वर में य व के अतिरिक्त किसे माना है? तो इसका मतलब हुआ अर्धस्वर ये तो हैं ही, ये और वो। ठीक है, अर्धस्वर ये हैं, अब इनके अतिरिक्त किसे और रखना चाहते हैं? र, ल, ह और श। बताइए। बहुत छोटा प्रश्न है, बहुत साधारण प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न है। ठीक है, जैसा चाहो, मन में जैसे भाव, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, मन से हार रहे हो तो हार जाओगे, और मन से जीत रहे हो तो जीत जाओगे। कोई हराने वाला नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो आप बता दीजिए। मन से हार नहीं माननी है। र बिल्कुल नहीं, ल बिल्कुल नहीं, श बिल्कुल नहीं, ह जी हाँ। भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि मैं य और व के अतिरिक्त ह को भी अर्धस्वर में रखना चाहता हूँ। ठीक है, भोलानाथ तिवारी का वही स्थान जो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्थान, वही भाषा विज्ञान और आपके हिंदी में भाषा, हिंदी भाषा में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का स्थान। ठीक है, तो ये बहुत शानदार, इनकी सोच ही अलग है। इनके अनुसार जैसे आप उसमें नहीं पढ़ते हैं कि रीतकाल का प्रथम कवि या रीतकाल का प्रवर्तक, इनके अनुसार आचार्य शुक्ल जी के अनुसार तो स्पेशली प्रश्न बनता है। चलिए, असंगत है 17वां देखो। असंगत में 4 तथ्य तो 5 मिलने ही मिलने हैं। तो चलो असंगत ढूंढ ले भाई, असंगत कौन सा है। लंका में पाली को मागधी कहते हैं। दंडी ने महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ प्राकृत माना है। विश्वनाथ ने अर्धमागधी को चेट, राजपुत्र और सेठों की भाषा कहा है। गुणाढ्य की अति प्रसिद्ध रचना बृहत कथा मागधी प्राकृत में थी। बोलो बोलो भाई बोलो, कौन सा असंगत है? 17वां प्रश्न है। थोड़ा सा तो इसे भी समय देना चाहिए, थोड़ा समय दीजिए और उत्तर दीजिए कौन सा सही है, ए, बी, सी या डी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। नंबर 1 ये देखो, बहुत सही है। लंका में पाली भाषा को अभी भी मागधी कहा जाता है। ठीक है, अशोक की पुत्री लंका में प्रचार करने के लिए गई थी। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से कहाँ तक माना जाता है? 1 ईस्वी सन तक। ठीक है, बौद्ध धर्म की भाषा कहा जाता है इसे, आप जानते होंगे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की भाषा। ठीक,
तीसरी बात, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश इसी भाषा में दिए थे। इस भाषा में क्यों दिए थे? क्योंकि ये जन सामान्य की भाषा थी। जन सामान्य की भाषा का मतलब यह है ग्रामीण लोग इसे बोलते थे, जन सामान्य के लोग इसे बोलते थे। जन सामान्य पहली जन भाषा थी ये भारत की। संस्कृत पढ़े लिखे विद्वान और ज़्यादा जानकार होते थे, वो बोलते थे। तो गौतम बुद्ध जी ने सोचा कि जब हम संस्कृत में उपदेश देंगे तो एक निश्चित वर्ग तक उपदेश सीमित रहेगा। जैसे अभी कोई उपदेश दे, अभी चीनी भाषा में दे या अंग्रेजी में दे तो कुछ बड़े क्षेत्र तक पहुंचेगा, लेकिन हिंदी में दे तो ज़्यादा बड़े क्षेत्र तक पहुंचेगा। तो ऐसे ही इन्होंने ये भाषा अपनाई। ठीक, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं त्रिपिटक, वो इसी में हैं। काय में? त्रिपिटक इसी में है, पाली में। ठीक, अशोक के शिलालेख, प्रश्न आता है, अशोक के शिलालेख इसी में हैं। अशोक के शिलालेख पाली भाषा में हैं। ठीक है, नोट रखेंगे आप, शिलालेख। और क्या क्या है पाली भाषा में? पाली भाषा, पाली का अर्थ क्या है? बुद्ध वचन। अब अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग अर्थ भी माना है। ठीक है, पाली का अर्थ क्या है? बुद्ध वचन। ठीक है, पाली का अर्थ क्या है? पालन करना। पाली का अर्थ क्या है? गांव, गांव की भाषा है। बहुत सारे अर्थ हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट हमने दे दिया। ज़्यादा हम सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि वीडियो बड़ी हो जाती है। एक एक टॉपिक पे हम आपको इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे तो बड़ी हो जाएगी, वीडियो हो जाएगी 2 घंटे की कम से कम। तो फिर कुछ लोग तो ये कहेंगे प्रश्न कराते हैं 20 और घंटा खर्च करते हैं 2, तो भाई भागने लगेंगे, वैसे भी बहुत भागते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दंडी ने महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ प्राकृत माना है। बिल्कुल, दंडी ने अपने काव्यादर्श में, कौन से ग्रंथ में? काव्यादर्श में। दंडी ने अपने काव्यादर्श में, काव्यादर्श ग्रंथ में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्राकृत माना है। किसे? महाराष्ट्री प्राकृत को। ठीक, अगला है विश्वनाथ ने अर्धमागधी को, विश्वनाथ ने कौन से ग्रंथ में माना है? साहित्य दर्पण में। ठीक है, विश्वनाथ का ग्रंथ कौन सा है? साहित्य दर्पण। इस ग्रंथ में विश्वनाथ जी ने क्या किया है? अर्धमागधी को चेट राजपूत और सेठों की भाषा कहा है। बिल्कुल सही कहा है। ठीक, अब बचा तो यही होगा डी विकल्प। गुणाढ्य की अति प्रसिद्ध रचना बृहत कथा। ठीक है, मागधी प्राकृत में है, मागधी में नहीं है, मागधी में नहीं है, ये गलत। ये काय में है? पैसाची में है। कौन से प्राकृत में है? पैसाची। पैसाची प्राकृत से आधुनिक भाषा कौन सी बनी है? लहदा। कौन सी बनी है? लहदा। ठीक है, कौन सी भाषा बनी है? लहदा। ठीक, और राक्षस, यहाँ ऐसे नोट रखो, राक्षस, पिशाच। एलटी ग्रेड में यहाँ से प्रश्न बनते हैं बहुत। पिशाच, ठीक है, राक्षस, पिशाच। और नीच, नीच पुरुषों की भाषा, नीच जाति के लोगों की भाषा, लोहार आदि की भाषा पैसाची कही गई। ठीक है, तो बृहत कथा काय में लिखी गई है? पैसाची अपभ्रंश में। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। चलो 17 हो गए, अब बढ़ते हैं 18वां प्रश्न। 18वां देखो, ये है देखो कितना सुंदर, कितना सुंदर। जो लोग सुंदर राइटिंग की प्रशंसा करते हैं, हार्दिक आभार है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। मुग्ध, 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 अभी थोड़ी देर पहले होना आया था। मुग्ध, मुग्ध बोध भाषा विज्ञान नामक पुस्तक के लेखक, मुग्ध बोध भाषा विज्ञान नामक पुस्तक के लेखक, बोलिए। बहुत शानदार पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उदय नारायण तिवारी, रामेश्वर दयाल, सूर्य नारायण दीक्षित, विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, रामेश्वर दयाल, बी विकल्प सही है। मुग्ध कौन करते हैं? राम। राम को देखकर, रामधनेश्वर, राम को देखकर कोई भी मुग्ध हो जाएगा उस पर।
राम को देखकर कोई भी मुग्ध हो जाएगा, मोहित हो जाएगा, राम को देखकर, सुंदर ही इतने थे। तो ये हो गया बी विकल्प सही। चलिए 19वां देखो, रूपिम किसे कहेंगे। रूपिम किसे कहेंगे। भाषा विज्ञान में यदि आप रूपिम नहीं जानते तो आप भाषा विज्ञान की ABCD भी नहीं जानते। ABC नथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं जानते। अंग्रेजी में कहावत है ABC नथिंग, मतलब कुछ भी ना आता हो उसे। तो ABC नथिंग यदि आप रूपिम नहीं जानते। रूपिम बताइए किसे कहेंगे आप। वाक्य, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई, ध्वनि की लघुतम सार्थक इकाई, शब्द की लघुतम सार्थक इकाई, ये सभी रूपिम किसे कहेंगे। बहुत शानदार प्रश्न है, उत्तर दीजिए, सभी साथी उत्तर दें। रूपिम किसे कहेंगे। रूपिम किसे कहेंगे, ABC या D, बताइए कौन सा सही है। बहुत शानदार, रूपिम कहेंगे A। किसे कहेंगे, भाषा की लघुतम इकाई को रूपिम कहते हैं। ठीक है, भाषा या वाक्य की लघुतम इकाई रूपिम है। चलो 20वां प्रश्न देखते हैं, इस पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, इसलिए हम 19वां हमने आगे बढ़ा दिया। चलो उसके विद्यालय में सफाई है। उसके विद्यालय में सफाई है, वाक्य में रूपिम है। अब देखो रूपिम क्या है, भाषा की सबसे लघुतम या छोटी इकाई जो सार्थक हो, निरर्थक नहीं। ध्वनि सार्थक नहीं होती है, ये सार्थक। अब देखो इसके रूपिम कितने हैं, ABC या D, आप बताओ 5, 6, 7 या 8, इसके रूपिम कितने हैं आप बताइए, फिर हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, रूपिम को रूपग्राम भी कहते हैं, ये बात हम तब तक आपको बताए दे रहे हैं, आप उत्तर दीजिए। रूपिम को क्या कहते हैं, रूपग्राम। रूपिम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मॉर्फीम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मॉर्फीम। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मॉर्फीम। ठीक, चलो अंग्रेजी में मॉर्फीम कहते हैं। अब देखो उसके विद्यालय में सफाई है, इस बात में आपको रूपिम गिनने हैं। कैसे गिनेंगे, सार्थक शब्द। अब देखो एक शब्द पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। यदि पद पूछे जाएं 1, 2, 3, 4, 5, तो पद कितने हुए, 5। पद कितने हुए, 5। शब्द और पद एक ही बात होती है, शब्द स्वतंत्र होता है, सार्थक होता है, लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कह देते हैं। ठीक है, तो पद 5 हैं, लेकिन पद नहीं पूछ रहे हैं। अब पूछ रहे हैं रूपिम। रूपिम भाषा विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। रूपिम कैसे पहचानेंगे, सार्थक खंड करने हैं, निरर्थक नहीं। अब उसके, तो इसमें उस शब्द एक सार्थक शब्द है, ठीक, के शब्द भी एक सार्थक शब्द है अलग से। विद्यालय में 2 शब्द हैं, एक विद्या शब्द एक सार्थक शब्द है। ठीक, सार्थक शब्द देखने हैं, निरर्थक न हो बस। आलय एक सार्थक शब्द है, अब इसे अलग अलग कर दो, आलय, तो सार्थक नहीं होंगे। ठीक, में अलग से एक शब्द है, सार्थक है। सफाई, सफाई शब्द साफ, साफ शब्द में ई प्रत्यय लगा है, तो ई अलग है और साफ अलग है, और है अलग है। ठीक है, अब गिन लो, अब गिन लो, ये है रूपिम। अब गिन लो रूपिम, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 विकल्प देख लो, डी सही है। ये हो गए रूपिम, ये हो गए रूपिम। रूपिम सबसे लघुतम सार्थक इकाई, मतलब अर्थ हो उसका सार्थक हो और सबसे छोटी हो, उसे फिर से तोड़ सकें, तो वो होती है रूपिम। बहुत बढ़िया है, और ये CTET में भी एक प्रश्न पूछा जाता है हर बार। ठीक है, वैसे ये परीक्षा ये काय का है, भाषा विज्ञान का है, तो आप समझ गए होंगे। उसके विद्यालय में सफाई है, उस अलग के विद्यालय में साफ ई है। ये हो गए 8 रूपिम। ठीक है, तो रूपिम आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के 20 प्रश्न पूरे हुए। वीडियो आपको कैसी लगी, और एक कमेंट आप अवश्य करेंगे। जब लाइव रहते हैं तब तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, लाइव के बाद कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। क्यों, लाइव वाले कमेंट तो चले जाते हैं, हम भी कम पढ़ पाते हैं और नहीं देख पाते हैं, तो लाइव के बाद
कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य करके जाइए। वैसे आप लोग बहुत कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स छोटा पड़ जाएगा, यूट्यूब को बढ़ाना पड़ेगा कमेंट बॉक्स, लेकिन फिर भी एक कमेंट करके जाइए और हमें बता के जाइए कि क्लास आपको उपयोगी लगी या नहीं, कुछ सीखने को मिला या नहीं, हमारी मेहनत सार्थक है या निरर्थक है, या हम आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अच्छा है, कैसी वीडियो लग रही है आपको, हमारा परिश्रम कैसा लग रहा है। ये सब बातें आपको जो भी आपके विचार हैं आप ज़रूर लिख कर जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय हिंदी, जय भारत।